अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज 3-4 बड़े अहम इशूज़ होंगे जिसमें हम बातचीत करेंगे। जावेद लतीफ़ जो PMLN के सीनियर लीडर हैं और मियां नवाज शरीफ साहब के बड़े करीब समझे जाते हैं, और जब भी वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या स्टेटमेंट जारी करते हैं तो ये समझा जाता है कि वो शायद मियां नवाज शरीफ साहब की जानिब से या मरियम साहिबा की जानिब से कोई पैगाम दिया जा रहा है। उन्होंने एक बड़ा अहम बयान दिया प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ और चेयरमैन PTI इमरान खान के तमाम केसेस का फैसला इलेक्शन से पहले हो जाना चाहिए। इसका क्या मतलब है, क्या मफहूम है? और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर बड़ी अहम केस जनरल परवेज़ मुशर्रफ के जो आर्टिकल 6 के तहत उनको सज़ा दी गई थी और फिर स्पेशल कोर्ट कायम की गई थी, उसको चैलेंज किया गया था। वो अपीलें काबिल समाअत करार देकर उनको मंजूर किया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जू करीब आ रहे हैं, नए सियासी इत्तेहाद बन रहे हैं, नई जोड़ तोड़ हो रही है, मुख्तलिफ इंतखाबी सर्वे और रिपोर्ट सामने आ रही है और बड़ी दिलचस्प सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो डिबेट चल रही है। ये तमाम वो मौज़ूआत होंगे जिनके ऊपर आज हम बातचीत करेंगे। स्टूडियो में इस्लामाबाद में हमारे साथ जावेद शहजाद जो हमारे चीफ रिपोर्टर हैं और सीनियर जर्नलिस्ट और तजियाकार हैं, और इसके साथ साथ बिशारत राज साहब जो सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्टिंग करते हैं, ये होंगे। और जावेद साहब 2-3 चीज़ें बड़ी अहम कही हैं उन्होंने। मैं बिशारत साहब से भी आज की जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर हेयरिंग है उसके ऊपर बात करूंगा, और 1-2 चीज़ें जो आपके लिए भी अभी सोचने के लिए छोड़े जा रहा हूँ कि चिल्ला कशी और अगवा बराए बयान, और फिर शेख रशीद साहब को तो अदालत में पेश हुए 9 मई के ऊपर भी उनके ऊपर केसेस जो हैं कि वो डाल दिए गए हैं। तो अदालत में ये कहा गया जी कि शायद आपकी चिल्ला कशी काम नहीं आई है। तो ये सारी चीज़ें भी अगर आपकी तरफ आएंगे, लेकिन बिशारत ये बताइएगा कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है कि बड़ी अहम ये हेयरिंग थी, बहुत सी नज़रें, तमाम सियासी जमातों की भी नज़रें इसके ऊपर लगी हुई हैं, तमाम स्टैब्लिशमेंट भी इसके इसको बड़ी बारीकबीनी से देख रही है, और जावेद शहजाद भी इसकी ज़रूर कमेंट करेंगे। लेकिन आज की जो हेयरिंग हुई है और जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जो अपीलें थी उनको काबिल समाअत करार दिया गया, 21 नवंबर के लिए नोटिस किया गया, तो ये मामला किस तरफ आज क्या हुआ और ये आपको जाता हुआ किस तरफ नज़र आ रहा है? बहुत शुक्रिया सर। ये जो आज सुप्रीम कोर्ट में ये जो हेयरिंग हुई है, समाअत हुई है, ये असल में 2 अपीलें थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसमें दरख्वास्त गुजार एक पाकिस्तान बार कौंसिल की तरफ से और सिंध हाई कोर्ट बार की तरफ से भी, और 1-2 निजी जो लोग थे वो दरख्वास्त गुजार थे। ये 2019 और 20 में ये दरख्वास्तें दायर हुई थी। एक तो दरख्वास्त उस लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्त दायर हुई थी, जो फ़ैसला जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी की जो सरबराही में बेंच ने जो किया था, 3 रुकनी बेंच ने, जिसमें उन्होंने खुसूसी अदालत का फ़ैसला, जिसमें जस्टिस सेठ वकार, जस्टिस शहीद करीम और जस्टिस नज़र अकबर सिंध हाई कोर्ट से वो खुसूसी अदालत बनाई गई थी, और वो खुसूसी अदालत इस्लामाबाद में समाअत कर रही थी, यहाँ इस्लामाबाद में बैठ कर उसने ये फैसला दिया था। 169 सफ़ात का मुशर्रफ के खिलाफ फैसला दिया था, वो 2-1 से फैसला आया था, सीधी फैसला आया था। उस फैसले को लेकर लाहौर हाई कोर्ट में चले गए थे। लाहौर हाई कोर्ट वो खुसूसी अदालत ही काला दम करार दे दी थी, उसके क्याम जो है मतलब उसके क्याम को। और ये कहा गया था उस वक्त जो प्ले ली गई थी वो ये थी कि ये साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए इसकी जो है वो खुसूसी अदालत कायम की है, और इसमें इसकी काबीना से मंजूरी नहीं ली गई। इसकी बुनियाद पर वो लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया था। एक तो वो उसके खिलाफ अपील दायर थी जो पाकिस्तान बार कौंसिल और सिंध बार की तरफ से थी, और दूसरी जो परवेज़ मुशर्रफ को खुसूसी अदालत ने सज़ा सुनाई थी, वो उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने अपील दायर की थी, जिसके वकील थे बैरिस्टर सलमान सफदर। आज जब समाअत शुरू हुई तो तमाम वकला, हामिद खान भी मौजूद थे, आबिद साकी भी मौजूद थे, सलमान सफदर भी मौजूद थे, रशीद रिजवी सिंध से, कराची से, वो भी मौजूद थे। तो चीफ जस्टिस ने ये 4 रुकनी लार्जेस्ट बेंच बनाया, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस काजी फाइज़ कर रहे हैं। बेंच में जस्टिस मंसूर शाह भी शामिल है। जस्टिस मंसूर शाह इस बुनियाद पर शामिल हुए कि वो केस उन्होंने पहले सुना हुआ था। जब समाज शुरू हुई तो उस वक्त मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने भी तो केस सुना हुआ है। जी, मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब ने भी सुना हुआ है, लेकिन मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब की सरबराही में ये सुना गया था। और मुज़ाहिर अकबर नकवी साहब के हवाले से आजकल शायद मेरे ख्याल में उन्हें इसलिए बेंच में शामिल नहीं किया गया कि वो जुडिशल काउंसिल के हवाले से नोटिस हुआ है। इस हवाले से जब समाअत शुरू हुई, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस अमीनुद्दीन खान इस बेंच का हिस्सा है,
तो चीफ जस्टिस ने कहा जी कि बड़ी अच्छी बात है कि तमाम वकला मौजूद है। उन्होंने कहा ये कि हम बेंच जो है वो तब्दील नहीं करते, ये रीत एक हमने कायम कर दी है कि हम बेंचेस, लेकिन मंसूर शाह को इस हवाले से शामिल किया, जस्टिस मंसूर शाह को, कि ये केस उन्होंने सुना हुआ है। तो इस पर उन्होंने जो पाकिस्तान अहमद खान जो बड़े नामवर वकील हैं हमारे, उनसे पूछा गया कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के हवाले से कि, तो उन्होंने कहा जी कि लाहौर हाई कोर्ट ने जो इस खुसूसी अदालत के फैसले को कालादम करार दिया था, ये फैसला उनके दायरे अख्तियार में नहीं आता। वो उन्होंने जो अदालत के सामने अपने दलाइल दिए, वो उनका कहना था कि इस्लामाबाद में इसकी समाअत हुई खुसूसी अदालत की और ये लाहौर हाई कोर्ट के दायरे अख्तियार में नहीं आता। तो पहला तो क्वेश्चन उन्होंने ये वहाँ रेज किया। फिर चीफ जस्टिस ने पूछा कि मैं हैरान हूँ, सलमान सफदर साहब को उन्होंने उनसे पूछा कि 2019 और 20 में ये जो दरख्वास्तें दायर हुई, लेकिन ये अपील लगी क्यों नहीं और क्यों नहीं सुनी गई। तो सलमान सफदर साहब ने उस वक़्त अदालत के सामने ये बात रखी कि मैंने कोशिश की, ये चैम्बर्स समाअत हुई, मैंने कोशिश की, उस वक़्त इस पर एतराज़ात रजिस्ट्रार की तरफ से लगाए गए थे और मैंने कोशिश की, जस्टिस उमर अता बंदयाल इसको उन्होंने सुना था और ताकि वो एतराज़ात ख़त्म हो। कहा था कि लार्जर बेंच के उन्होंने बात की थी, बना नहीं था। जब शायद एक चीज़ जो है कि ये बताएं कि ये 21 नवंबर से इसकी समाअत अगर होती है जी, ये मामला, हर केस के अंदर दो ऑप्शन होते हैं ना कि आइदर दिस और आइदर दिस, दो ऑप्शंस हो सकते हैं। इसमें आपको वो ऑप्शंस क्या नज़र आते हैं कि ये अपील मंजूर हुई है, उनकी सज़ा कलअदम हो सकती है, जो स्पेशल कोर्ट का क़याम था अगर वो कलअदम बरकरार रखा जाता है तो फिर तो सारा का सारा मामला जो है कि रिवर्स हो जाएगा। तो आपको दो ऑप्शंस क्या नज़र आ रहे हैं इसके अंदर? आपको याद होगा कि ये कल भी परसों भी एक अहम केस की समाअत हुई इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये जब खुसूसी अदालत ने फैसला सुनाया था तो उस वक्त बड़ा शदीद रद्द अमल आया था हमारी वजारत दफा की तरफ से, शदीद रद्द अमल के स्टेट वकार्स के जो कमेंट्स थे उसके ऊपर ज़्यादातर हुआ था। अगर अब ये सुप्रीम कोर्ट खुसूसी अदालत के फैसले को, जो उन्होंने खुसूसी अदालत जो फैसला उसको बरकरार रखती है, या लाहौर हाई कोर्ट के फैसले को कालादम करार दे सकती है, करार दे के लाहौर हाई कोर्ट का फैसला ही कालादम है, वो उनके दायरे अख्तियार में नहीं आता था, वो उन्होंने आइन सेट कर फैसला दिया, आइन और कानून सेट कर फैसला दिया, तो फिर खुसूसी अदालत का फैसला बरकरार रहेगा। यह सवाल उठता है कि अगर वो फैसला बरकरार रहे तो क्या जनरल मुशर्रफ जो अल्लाह के पास पेश हो चुके हैं, क्या उनका ट्रायल किस तरह होगा, उनको किस तरह उस फैसले पर किस तरह इम्प्लीमेंटेशन होगा, किस तरह उनको क्या कुबूत से निकाल कर उनको डी चौक में लटकाया जाएगा। उनके वो तो वैसे भी वो अक्सरियत ही नहीं था, वो तो एक जज की राय थी, बाकी दो की नहीं थी। तो ये सवाल उठता है सर यहाँ पर। दूसरा, अगर परवेज मुशर्रफ की जो मरकजी अपील थी उनकी, कि जो खुसूसी अदालत ने फैसला दिया है उसके अगेंस्ट उन्होंने अपील दायर की थी, कि ये उन्होंने जब अपील दायर की तो उन्होंने कहा था कि ये जो अपील है ये आइन और ये जो फैसला सुनाया गया ये आइन और कानून के तहत नहीं सुनाया गया, क्योंकि मुझे दफा का पूरा मौका नहीं दिया गया। उनके वकील का ये मौक़िफ़ था, मैंने उनके वकील का मौक़िफ़ ये था अपील में कि मेरे मौकुल को शाते पेश नहीं करने देगी सुप्रीम खुसूसी अदालत में, इसलिए जो फैसला दिया खुसूसी अदालत ने इसे कालादम करा दिया। ये हो सकता है जवेद, आपकी तरफ बात हो, ये बताएं कि जो हमने बात का आगाज़ किया और शुएब शाहीन साहब से भी कमेंट्स लिए, वो कुछ ज़्यादा हौसला अफजा नहीं है। उनका ख्याल है कि आइडियली ये एक अच्छी बात है कि सारी सिचुएशन जो है नॉर्मल होनी चाहिए, और इस केस की तनाजुर के अंदर भी हम जो दो ऑप्शन की बात कर रहे थे, आपको इस वक्त सारा जो सिनेरियो है, आप पिछले 3, 4, 5 साल की सियासत, उसके अंदर जितनी शिद्दत आई, कशीदगी आई, बहुत ज़्यादा पोलराइजेशन हुई, अब उसको सुलझाने की कोशिशें की जा रही हैं। आपको लगता है कि ये 1 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन से पहले कहीं ना कहीं ये ऊंट किसी करवट बैठ जाएगा और सिचुएशन कुछ नॉर्मल होगी और इलेक्शन के बाद अवाम के मैंडेट का एहतराम किया जाएगा? बिल्कुल। अच्छा, एक तो मैं आपको बताऊं कि इलेक्शन का ऐलान हो चुका है, लेकिन उस ऐलान के बावजूद भी ना अभी तक पूरे मुल्क में इलेक्शन का कोई माहौल नहीं बन सका है। माहौल क्यों नहीं बन सका? जो सियासी तफरीक और तकसीम है, सियासी जमातों के अंदर जो मामला चल रहे हैं, माहौल बन गया। जवेद शहजाद साहब, ये बातें आपने घर में एहलिया के साथ करनी है, टीवी स्क्रीन के ऊपर नहीं करनी है। ये बातें सिर्फ घर के लिए हैं। माहौल बना हुआ है, बिल्कुल इलेक्शन होंगे, तमाम फ्री कैन स्टेक होल्डर हिस्सा लेंगे और बड़ा इस वक्त जोशो जज्बा है। आगे मैं आपको बताऊं कि देखिए, अभी नवंबर और दिसंबर बड़े अहमियत के हामिल हैं। इलेक्शन का माहौल जो बनना है दिसंबर के बाद बनना है। अभी जो सियासी जोड़ तोड़ का जो आगाज़ है, अभी उसकी इब्तदा हुई है, लेकिन इस अभी अंदर भी सियासी जमातों के अंदर जो बैकडोर चैनल के ऊपर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ है। PTI ने अपनी कमेटी बनाई है,
असहाक डार साहब जो है वो बातचीत के बैकडोर चैनल पे वो भी बातचीत कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी बातचीत कर रही है। जो इंतखाबी माहौल बनने जा रहा है वो प्रॉपरली जो इंतखाबी माहौल होगा वो दिसंबर के बाद बनना है। नवंबर दिसंबर को आप बिल्कुल ईजी ना लें, इतना ईजी नहीं है। नवंबर और दिसंबर में बड़े अहम फैसले भी होने जा रहे हैं, बहुत अहम डेवलपमेंट्स भी होने जा रही हैं, बड़े सियासी बड़े फैसले जो हैं इसी नवंबर और दिसंबर में होंगे। उन फैसलों के तनाज़र में उन फैसलों के तनाज़र के बाद जो सूरत हाल डेवलप होगी, फिर इंतखाबी माहौल अपने जोबन पे पहुंचेगा और पता चलेगा कि कौन किस तरफ जा रहा है। इस वक्त तो अभी जो सियासी लड़ाई है सियासी जमातों के अंदर चल रही है, पीपल्स पार्टी की देखें, मुस्लिम लीग नून की देखें, PTI की देखें, चल रही है। लेकिन अभी पूरे मुल्क में मजमूई तौर पर देख लें कि जो जिस तरह की सियासी गहमा गहमी पहले इंतखाबी अमल में होती थी, इलेक्शन का ऐलान होता था, एक महसूस होता था कि पूरे मुल्क में एक फ़ज़ा बन रही है। पहले जब ये होता था कि आपको 60 दिन के अंदर या 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने होते थे। अभी तो वो 60-90 दिन की तो कहानी खत्म हो गई है ना। पंजाब में तो आपको 10 महीने हो गए हैं। अभी यहाँ पर भी 6 नवंबर को वो 90 दिन की तो बात खत्म हो गई, वो तो आइन शिकनी हो चुकी है। अब मामला है कि इसके बाद अब मजीद 90 दिन की बात है, और उसमें ख़ास तौर पर जब शेड्यूल अनाउंस होता है ना, अच्छा कागजात नामजदगी कब जमा होने हैं, एतराज़ कब लगने हैं, अलाटमेंट कब होनी है निशानात की, तो उस वक्त सारी मामलात होते हैं। अभी वो उसके अंदर कहा जा रहा है कि वो दिसंबर के वस्त में जो आप बात कर रहे हैं ना, नवंबर दिसंबर आया में, उससे पहले ये सारे जो मामलात बन रहे हैं। आपको ये सेंस मिलती है कि हाँ इलेक्शन से पहले पॉलिटिकली कोई ऐसा एक माहौल बना लिया जाएगा कि ताकि जब इलेक्शन हो तो सब उसको तस्लीम कर रहे हो उसके नताइज को, और उसके बाद आगे बढ़ा जाए, रेदर देन कि जैसे 2013 के बाद धांधली और सियासी फसादात, और 2018 के बाद सिलेक्टेड, और फिर लॉन्ग मार्च पे लॉन्ग मार्च के उससे जान छुड़ाई जाए। देखिए, इसमें तो कोई शक नहीं है कि अभी जो सिचुएशन चल रही है ना, तो उसका बुनियादी मकसद यही है कि सारी की सारी सियासी जमातें जो इंतखाबी अमल में शामिल हो सकें, इंतखाबात का हिस्सा बन सकें, और कोई भी जमात को ऐसा माहौल ना पैदा किया जाए कि कोई सियासी जमात बाइकआउट की धमकी दे दीजिए हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। माजी में भी आप देख चुके हैं कि जो हालात ऐसे हो गए थे कि एक जमात ने बाइकआउट का भी ऐलान किया था, उसके बाद इलेक्शन हुए थे। गवर्नमेंट की भी कोशिश यही है कि इंतखाबात के अमल को आगे बढ़ाया जाए, शफाफ अंदाज में हो जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है सिकंदर सुल्तान राजा साहब, वो भी दो टोक अल्फाज में कह चुके हैं, ऐलान भी हो चुका है और बल्ले के निशान की वो बात भी कर चुके हैं। चलिए तो एक ब्रेक लेते हैं जावेद, एक ब्रेक लेते हैं हम नाज़रीन। ब्रेक के बाद आएंगे तो बातचीत को यहाँ से आगे अब जारी रखेंगे, और ख़ास तौर के ऊपर इस वक्त सियासी चिल्लों की और फिर एक बार बाज़गश्त सुनाई दे रही है कि सियासी गिरफ्तारियों के बाद फिर से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, कोई इंटरव्यू, या फिर ये एक सीरीज़ ऑफ नई ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो शुरू हो सकती है। इस बात को ब्रेक के बाद जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम में बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान के कुछ सियासी मंजरनामे पे। इस वक्त कुछ इत्तेहाद बन रहे हैं और कुछ इत्तेहाद टूट रहे हैं। हम ये देखा कि सिंध में PMLN और MQM जो है वो इकट्ठे हुए हैं, और सिंध में PMLN ने अपनी जो सदारत का मनसब है वो बशीर मेमन साहब के हवाले किया है, जो FIA के सरबराह रहे हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से वाबस्ता ऐसे बेशुमार सीनियर रहनुमा जो गुज़श्ता कई दिहाइयों से मुस्लिम लीग से वाबस्ता हैं, उनको नज़रअंदाज करके एक FIA के साबिक सरबराह को सिंध में इस मनसब पे बिठाना, ये किस चीज़ की अक्कासी करता है? ये बड़ा एक अहम सवाल है। और इसके साथ साथ सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी GDA के साथ करीब होती हुई दिखाई दे रही है, और वहाँ पर उनकी भी तोड़ फोड़ चल रही है, और वो इत्तेहाद बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर ये कहा जा रहा है कि PMLN पंजाब के अंदर IPP के साथ अभी उनका इत्तेहाद नहीं हुआ, लेकिन वो एक दूसरे के काफ़ी करीब हैं, और इलेक्शन जैसे जैसे करीब आएंगे और ये आपस में बगलगीर हो सकते हैं। KP के अंदर भी PMLN की JUI और ANP के साथ जो है कि मामलात चल रहे हैं, उसके ऊपर भी कहा जा रहा है। और बलूचिस्तान में बाप पार्टी जिनसे इस वक्त केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर जिनसे मुंसलिक हैं, जिस जमात से रहे हैं, उन्होंने रिज़ाइन किया है, जब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर बनाया गया तो वहाँ भी मामला चल रहे हैं। तो ये जो मामलात है जावेद शहजाद साहब, जो 2-3 सवालात बड़े अहम हर बंदा उठाता है कि मुस्लिम लीग में क्या
सिंध में अब इतनी सख्त नहीं रही, या वो सारे बूढ़े बुजुर्ग हो गए हैं जितने भी सीनियर रहनुमा कि अब उनको, शीर मेमन साहब भी वैसे जवान तो नहीं है, वो भी एक रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट हैं, 60 साल से ऊपर से वो भी चले गए हैं, कि उनको एक बुजुर्ग रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट, वो भी FIA के सरबराह जिनके हाथ में कुछ फाइलें भी थी, इसको बड़ा मानी खेज तबसरे किए जा रहे हैं। बिल्कुल जी, इस वक्त नो डाउट के मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी पहुंच चुके हैं और बड़े सियासी फैसलों की मंजूरी भी वो खुद दे रहे हैं। और बशीर मेमन साहब की जो तैनाती है और उनकी जो तकर्री है सियासी दौर में, सिंध के अंदर तो एक हलचल सी मच गई है। और उस हलचल से ज़्यादा जो हलचल है मुस्लिम लीग की अंदर हलचल मच चुकी है। उनके जो पुराने लीडर्स हैं, पुराने जो रहनुमा हैं जिन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं और एक बहुत लंबा टाइम लगाया है, वो सारे के सारे नज़रअंदाज हो गए हैं। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब किसकी मशावरत से ये फ़ैसले कर रहे हैं, ऑफ कोर्स के मरियम साहबा की मशावरत भी शामिल होगी, शहबाज शरीफ साहब की भी मशावरत शामिल होगी, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर जो इस वक्त डिवीज़न है, जो तकसीम है, ये आने वाला जो इंतखाबी अमल है, नो डाउट इससे वो डैमेज हो सकेगा। और मियां नवाज शरीफ साहब लगता है माजी से अभी तक वो कोई सबक सीख नहीं सके और माजी की जो गलतियाँ हैं वो अभी दोबारा दोहराना शुरू कर दी हैं। अब भी अगर यही सिचुएशन रहेगी तो फिर रिज़ल्ट क्या होगा, रिज़ल्ट तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, रिज़ल्ट तो फिर वही होना जो माजी में होते हुए आया है। और आप इस सूरत आप पंजाब के अंदर देख लें, हज़ारा डिवीज़न में देख लें, KPK के अंदर देख लें कि जितनी क़यादत है, आप बिल्कुल वो नज़रअंदाज है। शाहिद खान अब्बासी साहब को देख लें, सरदार मेहताब अब्बासी साहब को देख लें, पीर साबर शाह को देख लें, किस किस का मैं नाम लूँ, किस किस को नज़रअंदाज नहीं किया गया। इससे तो ये जाहिर होता है जावेद शहजाद साहब के जो इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर मुख्तलिफ इंतखाबी सर्वे चल रहे हैं, जहाँ पे ये दिखाया जा रहा है कि PMLN बहुत, मतलब कहीं 20%, कहीं 25%, कहीं 30% या इससे ज़्यादा कहीं नज़र नहीं आ रही है, और तहरीक इंसाफ बहुत आगे नज़र आ रही है। और बल्कि एक सर्वे जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा दिलचस्प तबसरे हो रहे हैं, वो तो निगरान चीफ मिनिस्टर साहब के इदारे के अंदर हुआ, लेकिन उसके नताइज ही ऐलान नहीं किए गए। तो ये जो सर्वे ट्रेंड नज़र आ रहा है, आपको ऑन ग्राउंड भी लगता है यही सिचुएशन है, या सिर्फ सोशल मीडिया के ऊपर ये सिर्फ कहानी चल रही है? सोशल मीडिया के ऊपर जो चीज़ें चल रही हैं ना, तो ये ना तो ये मुस्तनद हैं, ना ही इसकी कोई तस्दीक शुदा है। और सर्वे आप देखें ना, या तो गैलप पाकिस्तान सर्वे करे या कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सर्वे करे, ग्राउंड रियलिटीज़ पे करे, ये तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैं और आप बैठे हुए हैं और हम आपस में कर रहे हैं जी कि PTI ने बड़ी ज़्यादती की, आप कह रहे हैं गवर्नमेंट ने बड़ी ज़्यादती की। लेकिन जो प्रैक्टिकल जो सर्वे होना है वो अगर कोई इंटरनेशनल इदारा कर ले, कोई मल्टीनेशनल कंपनी कर ले, गैलप हो गया, दूसरे तीसरे इदारे, रिपब्लिक पॉलिसी, उसके सर्वे भी काफ़ी हल्का वाइज भी, सूबा वाइज भी, डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आ रहे हैं, उसमें ट्रेंड यही नज़र आ रहे हैं। हाँ, लेकिन सोशल मीडिया के ऊपर जो उसको हम वो रिजल्ट नहीं ला सकते कि हम अगर ये कहें सोशल मीडिया 82% वो बता रहे हैं कि प्रैक्टिकल ऐसे होगा, प्रैक्टिकल सूरत हाल इसके बिल्कुल बरक्स है, ज़मीनी हक़ाइक़ इसके बिल्कुल बरक्स हैं। और जो चीज़ जो आप देख रहे हैं कि आपको तो शायद PTI इक़्तिदार में नजर आती हुई नजर आ रही हो, शायद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को शायद प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान देखना चाह रहे हो, मेरे बस में हो तो मैं तो आपको बना, या हो सकता है कि आपने तसव्वुर कर लिया हो, या हो सकता है आपने तसव्वुर कर लिया हो वो आ रहे हैं, लेकिन मुझे आते वो दिखाई नहीं दे रहे। ग्राउंड रियलिटीज़ कुछ और है। और मैं आपको बताऊँ, आप अभी बात कर रहे थे ना सियासी चिलों की, जो लोग चिला काट के आए ज़रा उनसे पूछें कि उनकी कैफियत क्या है, उनके हालात क्या हैं। उनको सियासत नज़र नहीं आ रही, उनको इलेक्शन नज़र नहीं आ रहा, उनको MNA की सीट नज़र नहीं आ रही। वो कहते हैं हमारे लिए ये काफ़ी है यार कि हमारी जान बच गई, हम वापस आ गए। और ऐसी सियासत से वो तौबा करने के लिए तैयार हैं कि जो मुल्क की सलामती के लिए हो, कौमी वक़ार के इदारों के ख़िलाफ़ हो। वो तो कहते हैं जी जो कुछ हुआ गलत हुआ, वो नहीं होना चाहिए था, नहीं हम उसको रिपीट करना चाह रहे हैं। तो अब इन तनाज़र में अब देखें जितने लोग वापस आ चुके हैं, नई लिस्टें भी बन रही है। तमाम सियासी जमातों से जावेद शहजाद गलतियाँ हुई हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जब ज़ेर ताब आई थी जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में, तो अल-जुल्फ़िकार बनी, PIA का त्यारा अगवा हुआ, वो भी सारी, और उसके बाद मुल्क भर में जो धमाके हुए वो भी एक तारीख का हिस्सा है। मियां नवाज शरीफ साहब के दौरे इक़्तिदार के अंदर सुप्रीम कोर्ट रियासत का बुनियादी सतून होता है, उसके ऊपर हमला हुआ। मॉडल टाउन का वाक़या सबको मालूम है कि वहाँ क्या कुछ हुआ अवाम के साथ, ख़वातीन के साथ। अब 9 मई का भी जो वाक़या है, यकीनी तौर के ऊपर ये एक उन वाक़यात के अंदर से है जिनको इंतहाई नापसंदगी की नज़र से देखा जाता है कौमी सतह के ऊपर। लेकिन ये सियासी जमातों को सीखना इसके ऊपर चाहिए। और लेकिन अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे, ना मैंने प्राइम मिनिस्टर बनाना है, ना आपने, ना हमारे किसी खत से, ये अवाम के वोटों से बनना है। अवाम ने जिसको वोट देना है और उसके लिए मामला देखे जाने हैं। बिशारत ये बताएं मुझे कि ये इलेक्शन से पहले जो है कि 3-4 बड़े अहम केसेस हैं। मियां नवाज शरीफ साहब के 2 केसेस, उनकी आज तो वो जो तोशा खाना केस के अंदर एहतसाब अदालत ने उनकी जो जब्त जायदाद थी वो भी सारी की सारी बहाल कर दिया, उनको वापस दे दिया। अच्छा जी, जो हमने फ्रीज़ की थी दे दो उनको वापस।
दूसरा मामला अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उनकी अपीलें हैं और ख्याल ये किया जा रहा है कि नवंबर एंड या दिसंबर में वो भी शायद समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएंगी। उनमें अगर उनको रिलीफ मिल जाता है तो वो भी वापस आ जाएंगे अपने मुकदमात से फ्री होके। साइफर और तोशाखाना केस जो है दोनों, उसमें जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से अब हम हट जाते हैं बयान या पीटीआई का क्या है, पीडीएम का क्या है, जो लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से चेयरमैन पीटीआई को इलेक्शन से पहले उसके अंदर कोई आपको रिलीफ नज़र आ रहा है या आप समझते हैं कि नहीं वो नाअहल ही होंगे इलेक्शन के वक्त? सर, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चेयरमैन पीटीआई ने दो अहम दरख्वास्तें दायर की हुई हैं। एक तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़र्द जुर्म ये जो साइफर केस पर हुक्मनामा जारी किया था, इसकी कालादम करार देने के हवाले से पिछले हफ्ते दायर की, और एक जो साइफर केस में ज़मानत के हवाले से उसको उसको ज़मानत के हवाले से जो दरख्वास्त उसको नंबर पे अलाट हो गया है। अगले हफ्ते जो पीर से शुरू होगा और गालिब इम्कान है कि इस हफ्ते वो दरख्वास्त लग जाएगी, यानी दरख्वास्त ये इसके लिए लग जाएगी। और जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं समझता हूँ कि चेयरमैन पीटीआई को साइफर केस की ज़मानत वाले जो मामला है ना, उसमें सुप्रीम कोर्ट उसको रिलीफ दे देगी। वो लगता किस बेंच के सामने है, लेकिन ये एक जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस के फैसला आने के बाद ये चीज़ तय हुई थी कि जितने भी क्रिमिनल केसेस हैं वो सरदार तारक मसूद साहब, जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब की बेंच में लगेंगे। ये गालिब इम्कान है कि ये उनके बेंच में लगेगा और उनके साथ जस्टिस मसरत अली होती हैं या जस्टिस हसन इस दफ़ा जो आए हैं वो होते हैं। लेकिन जब बेंच लगेगा तो फिर पता चलेगा कि कौन सा होगा। लेकिन इस केस में उन्हें ज़मानत मिल सकती है। और तोशाखाना केस जो तोशाखाना हाई कोर्ट की स्टेज पे और बेशतर वो तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक तो उसकी सज़ा की मुतली तो वो हो चुकी है, लेकिन एक जो महफूज है फैसला, यहाँ पर एक ये अलमिया है कि फैसला महफूज कर दिया जाता है, सुनाया नहीं जाता। वो टाइम जब गुजर जाता है 3 माह के बाद तो फिर उसको दोबारा से वो उसकी समाअत जो है ना वो मुकर्रर तारीख समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया जाता है। तोशाखाना केस में इस वक्त अगर देखा जाए तो चेयरमैन पीटीआई जो तोशाखाना में उनकी सज़ा मुअत्तल हो चुकी है। इस वक्त वो जो रियासत की कस्टडी में है, साइफर केस में है। अगर साइफर केस में उन्हें रिलीफ मिल जाएगा, गालिब उसके बाद फिर 9 मई के मुकदमात है ना, फिर उसके बाद 9 मई के मुकदमात। लेकिन बेशतर केसेस के अंदर अभी अडयाला जेल से खबरें आ रही थी कि शामिल तफ्तीश कर लिया गया, उनके स्टेटमेंट ले लिए गए। अगर वो सारा हो जाता है, जस्टिस बाबर, आपको याद होगा जस्टिस बाबर सत्तार ने बड़े आम सवाल उठाए थे कि अगर चेयरमैन पीटीआई वो रियासत की कस्टडी में तो उनको शामिल तफ्तीश क्यों नहीं किया गया। नैब केसेस के हवाले से, अलकादर ट्रस्ट के हवाले से जो केसेस चल रहे थे उसमें, तो उस पर उन्होंने कहा था कि मैं इस बेंच से अलहदा होता हूँ। ये अलहदा वाली कहानी नहीं है, ये तो वैसे ही उस तरह की खबर चली, वो उस बेंच का हिस्सा है जिसमें वो करेंगे। और दूसरी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला था फ़र्द जुर्म आयद करने के हवाले से, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया, चेयरमैन पीटीआई इसके खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट गए हुए हैं और गालिब इम्कान है कि इसको नंबर तो लाट हो गया है। ये भी एक जी दोनों को इकट्ठे होंगे और चेयरमैन पीटीआई को रिलीफ मिल जाएगा। कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनको मिल जाएगा। जावेद शहजाद, ये अगर जब हम ये सारे के सारे मामला सियासत से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान की इस वक्त जो सियासत है, और दिखाई ये दे रहा है कि इलेक्शन से पहले अगर ये ज़मानतें हो जाती हैं, 9 मई के केसेस के अंदर भी वो शामिल तफ्तीश हो चुके हैं और वो अगर बाहर आ जाते हैं, मियाँ साहब ने भी 10 नवंबर का कहा था, उसके बाद हम अपनी पॉलिटिकल रैलीज़ जो है वो शुरू करेंगे। 10 नवंबर हो गई, अब लगता ही है कि नेक्स्ट वीक से वो भी बलूचिस्तान और आगे पीछे दौरों के ऊपर जाएंगे। और अगर चेयरमैन पीटीआई भी आ जाते हैं तो फिर सियासी मंजरनामा क्या देख रहे हैं आप? अच्छा, पहली तो बात यह है कि इस वक्त हम जितनी गुफ्तगू कर रहे हैं ना वो सब मफरूज़ों पर है। मफरूज़ों के ऊपर है। मफरूज़ों के ऊपर ये ख्याली पुलाव पका सकते हैं, चाय के इस कप में तूफ़ान बर्पा कर सकते हैं, लेकिन आगे जो सूरत हाल डेवलप होने जा रही है और जो चीज़ें चल रही हैं, मुझे नहीं नज़र आ रहा कि इतने जल्दी और इतने मतलब ईजी माहौल में ये सारी चीज़ें होंगी और इमरान खान साहब अचानक नमदार होंगे और वो सामने आ जाएंगे। अभी बहुत सारा काम बाकी है, अभी कुछ काम हो गया, कुछ काम बाकी है और इसमें आगे जो चीज़ें चल रही हैं, जो इंटरनल मैटर्स हैं, जो एक्सटर्नल मैटर्स हैं, वो भी चल रहे हैं। 9 मई के जो वाक़यात हैं साथ वो भी चल रहे हैं, बाकी दीगर मुकदमात भी हैं और ये चीज़ें चलनी आगे। इमरान खान की
रिहाई का या ज़मानत का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने करना है, लेकिन मैं ये बता दूं प्रोसिक्यूशन साइड जो है इस दफ़ा बड़ी मजबूत और मुस्तहकम बुनियादों पर बनाई गई है। और हमेशा हम जावेद साहब आप प्रोसिक्यूशन की बात कर रहे हैं, तो आज अडयाला जेल में उसके केस की समाअत थी, लेकिन वो जो प्रोसिक्यूटर वो प्रोसिक्यूशन टीम वहाँ गई ही नहीं। आज आप वो बात कर रहे हैं ना, प्रोसिक्यूशन के लिए साबित करना बहुत मुश्किल होगा कि साइफर वाले मामले में कहीं ना कहीं हमारे मुख्तलिफ ममालिक के साथ तलकात खराब हुई। ये बड़ा मुश्किल काम है। ये 2016-17 के अंदर भी JIT और JIT की 10 वॉल्यूम और बड़े ठोस शवाहिद बड़े ज़बरदस्त किस्म के थे, वो सारे के सारे जो है कि अब लगता है कि हवा में चले गए हैं। भुट्टो साहब के खिलाफ भी बड़े ठोस शवाहिद और सब कुछ, उनको तख्ता-ए-दार पे भी लटका दिया। अब वही अदलिया आज कहते हैं कि हम किस तरह से जो है कि उसको कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए हमें। तो मेरा ख्याल है कि ये हर दौर के अंदर जो है कि ठोस शवाहिद तो होते हैं, लेकिन कुछ अगर सियासी हालात और ज़मीनी हक़ाइक़ को देखें और आलमी सिचुएशन माशी हालात को देखें तो लगता है कि कहीं ना कहीं मामलात कहीं ना कहीं आपने भी कहा कि चल रहे हैं। दिसंबर के अंदर कहीं ना कहीं वो लगता है कि चीज़ें ओपन अप होंगी सारी। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि चीज़ें आगे चल रही हैं। प्रोसिक्यूशन साइड की आपने बात की, इस दफ़ा वो नहीं आए, अगली दफ़ा वो आ जाएंगे और इसमें आगे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। वजारत कानून और इंसाफ जो है वो पूरी तरह मुतरक है, बाकी जो इदारे हैं रियासती इदारे वो भी अच्छा हो आना चाहिए सर। अगर कोई इस तरह को वाक़यात हुए तो कौम के सामने आने चाहिए, कौम के सामने आने चाहिए। और उस पर मतलब लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, जिस तरह खालिद जमील साहब ने बात की है कि इससे अगर माजी देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं, माजी की वजह मुस्तकबिल की तरफ देखना चाहिए। लेकिन माजी से हम उलझेंगे ना तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ना खालिद साहब बढ़ पाएंगे ना आप बढ़ पाएंगे। माजी को साइड लाइन पर रख के, ग्राउंड रियलिटीज़ को सामने रख के जब हम आगे चलेंगे। और अभी दूसरी जो सबसे अच्छी खबर ये है कि जो सियासी जमातों की जो लीडरशिप है उनके दरमियान बातचीत शुरू हो चुकी है। ये तो बड़ा अच्छा, ठीक है, ये एक मुस्बत पेशरफ्त है। और इलेक्शन के प्रोसेस के हवाले से और जो इस वक्त जो जितनी चीज़ें चल रही हैं, जो खालिद साहब भी गिरफ्तारियों का हवाला दे रहे हैं, नई लिस्टें बन रही हैं, तो जो बातचीत का ये जो बंद दरवाज़ा खुला है और सियासी जमातों की तरफ पेशरफ्त है। एक ब्रेक लेते हैं जवेद, एक यहाँ पे ब्रेक लेते हैं नाज़रीन। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो पाकिस्तान इस वक्त जो इल्ज़ाम तराशी बड़ी अहम सियासत का एक हिस्सा होता है और ख़ास तौर पर जब इलेक्शन करीब आ रहे हो तो बड़े बड़े स्कैंडल सामने आते हैं। फराह गोगी का बार बार नाम फिर आया इस वक्त। गुज़श्ता रोज़ हमने वो एक स्टेटमेंट था और उसके ऊपर तमाम सियासी जमातों ने अपना अपना नुक्ता नज़र भी बड़े ज़ोरदार तरीके से पेश किया। तो ज़रा इन मामलात को ब्रेक के बाद देखेंगे कि मामलात मज़ीद आगे कैसे बढ़ेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बातचीत करेंगे कुछ सियासत, सियासी मुकदमात और इल्ज़ामात के हवाले से। जब सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा मैं कि मैंने सुना है कि आपका भी कुछ छोटा मोटा फार्म है, तो आपने उसके ऊपर कितनी भैंसें, बकरियाँ, गाय, सोफ़े, चारपाइयाँ, कुर्सियाँ रखी हुई हैं? क्योंकि आजकल ये सारे के सारे मुकदमात, फिर एक ज़माना था भुट्टो साहब के दौर में ऐसे किए जाते थे सियासतदानों पे। आप भी काफ़ी सहाफ़ियों की सियासत में बड़े मुतरक हैं, तो कहीं आपका मामला तो इस तरफ नहीं जा रहा। ये फवाद चौधरी साहब का जो हमने खास तौर पे यूरिया खाद वगैरह भी रखी होगी। जी। अच्छा, मैं एक तो ये कहूँगा खालिद जमील साहब, एक आप अपना सोर्स चेंज करें। अगर उस सोर्स की बुनियाद पे हम ये डिस्कस करेंगे, मेरे ख्याल है वो सोर्स जो है गैर मौसर है। और दूसरा ये है कि ये जो फार्म हो गया, फार्म हाउसेज हो गए, या मतलब कैसी चीज़ें चल रही हैं। आपने फराह गोगी का नाम लिया। अच्छा, मैं आपको बताऊँ ना कि इमरान खान जो इस अंजाम को पहुँचे, कैसे पहुँचे। सबसे बड़ी जो उनके अंदर ईगो थी ना, वो ईगो उनको अडयाला जेल तक ले आई है। अब देखें बुज़दार, उस्मान बुज़दार क्या थे? उस्मान बुज़दार के हवाले से जो करप्शन थी, मिस यूज़ ऑफ पावर्स के जो इल्ज़ामात थे, उस वक्त के आर्मी चीफ ने प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान को कहा जी इसको चेंज कर दें। बहुत सारी ऐसी खबरें आ रही हैं कि आप डैमेज हो रहे हैं, आपकी पोजीशन डैमेज हो रही है, आपकी फैमिली डैमेज हो रही है। तो इमरान खान ने कहा जी नो, बुज़दार चेंज नहीं हो सकता। वो कहते हैं मैं आर्मी चीफ चेंज कर सकता हूँ, बुज़दार चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, अब उसके बाद आगे जो चीज़ें चलती गई और पोस्टिंग ट्रांसफ़र, आप बिलीव करें एक पटवारी से लेके ग्रेड 22 तक के फेडरल सेक्रेटरी, इख्तियार नहीं था।
आपको प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार नहीं था? नहीं, आप देखें ना, चीफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं। चीफ मिनिस्टर अब एक पटवारी से लेके अगर आप ग्रेड 22 तक की पोस्टिंग ट्रांसफर पैसों से करेंगे, ये गलत तो मेरिट पे कैसे करेंगे? गैर इखलाकी है। ठीक है, और उसके बाद जो जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर उस वक्त जो सूरत हाल चल रही थी, अहल के ऊपर ना अहल मसलत हो गए थे। ये सही, ठीक है, और बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स थे, वो बहुत कुछ लिखा भी गया। कितने चीफ सेक्रेटरी तब्दील हुए पंजाब में, आईजी तब्दील हुए, लेकिन बुज़दार तब्दील नहीं हुआ। तो ये फराग गोगी के हवाले से जो खालिद साहब बात कर रहे हैं, जो सारी चीजें सामने पकड़ते क्यों नहीं है? पकड़ना चाहिए। एक चीज बड़ी अहम है, देखो इस सारे केस के अंदर कि फवाद चौधरी के ऊपर भी एफआईआर आई कि जी को कहा गया 50 लाख रुपए लिए और फिर कहा नौकरी दे देंगे, नौकरी नहीं दी, मतलब रिश्वत का है ना, कि रिश्वत का। और यही बुज़दार उस्मान बुज़दार साहब के ऊपर भी इल्ज़ाम है। अब इस पे सवाल ये है कि फवाद चौधरी के केस में भी जो इल्ज़ाम लगाने वाला है वो इतराफ़ कर रहा है कि 50 लाख दिए, और फिर उसके नौकरी के मामले में इतराफ़ कर रहा है रिश्वत देने का। अब ये उस्मान बुज़दार के केस के अंदर जो है, या फराग गोगी के केस के अंदर, रिश्वत लेने वाला जो है कि वो काम करने वाला चीफ मिनिस्टर है, रिश्वत देने वाले जो है कि अगर पटवारी है या तहसीलदार है या डिप्टी कमिश्नर है, असिस्टेंट कमिश्नर है या डीपीओ है, जो भी है, वो सारे तो अपनी जगह पे कायम है। तो हमें जो तालीम है, कानून भी ये कहता है, शरीयत भी ये कहती है, रिश्वत देने वाला रिश्वत लेने वाला दोनों जहन्नमी है। ठीक है, तो रिश्वत देने वाले तो सारे के सारे महफूज हैं, ना उनको कहीं पेश किया जा रहा है, ना उनको पकड़ा जा रहा है। रिश्वत लेने वाला भी एक तरफ तो चलो पकड़ा गया फवाद चौधरी, उस्मान बुज़दार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है कि वो भी घर में बैठे हुए हैं, लेकिन दरमियान में मिडल मैन जो है सबसे ज्यादा जिम्मेदारी उसके ऊपर आयद हो रही है। अच्छा, मैं आपको बताऊं ना कि इमरान खान भी ना अपनी सादगी की वजह से मारे गए, हालांकि उनके ऊपर कोई एलिगेशन नहीं है रिश्वत उन्होंने ली या उन्होंने ये किया। मरकजी किरदार जो था वो बुशरा बीबी का था। ठीक है, फराग गोगी ऑपरेट कहाँ से करती थी? वहाँ से करती थी। बुज़दार को उनके घर कौन लेके गया, किसने उनके साथ मुलाकातें कराई, लेकिन जावेद साहब अलमिया ये है कि ठीक है, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ कि मर्कजी किरदार बुशरा बेगम का था, फराग गोगी कहाँ से ऑपरेट करती थी। तो जब पीडीएम की हुकूमत थी उस वक्त केसेस नहीं बनाए, उनकी हुकूमत थी ना, क्यों नहीं उस पर केसेस बनाए गए? केसेस देखें, केसेस ये बने हुए ना, उस ये लड़ाई कहाँ से चली थी? ये इसी मामले पे लड़ाई चली थी। इसी मामले पे जब वो बुज़दार चेंज नहीं हो रहे थे और ये मामला चलते रहे, ये इमरान खान अगर आज इस मकाम पे पहुंचे हैं तो ये अपना बुशरा बीबी की वजह से और फराग गोगी की वजह से पहुंचे हैं। ठीक है, जितने सारे केसेस हैं। और दूसरा, आप फेडरल गवर्नमेंट में देख लें, जितनी वजारतें थी, NHA को आप देख लें, मुराद सही सब अभी नहीं है ना, तो फराग गोगी पर बनाए कि अच्छा फर्ज करें उन्हें ले इंटरपोल के लिए पाकिस्तान और आईन कानून मुताबिक सजा दे, इसमें कोई तो ये होना चाहिए सर, मुल्क में करप्शन नहीं होनी चाहिए। नहीं बिशारत, अगर हम ये एज्यूम करते हैं, फॉर एग्जांपल एक दिन बाद, 2 दिन बाद, हफ्ते बाद फवाद चौधरी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं, ठीक है, वो कहते हैं जी मैं 9 मई की भी मजम्मत करता हूँ, इसकी भी करता हूँ, और मैं जो है कि फलां जमात भी छोड़ देता हूँ। इसी तरह फराग गोगी को भी पकड़ के ले आते हैं या उनके शोहर को भी पकड़े जाते हैं और वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जाके उस कैंप में शामिल हो जाते हैं IPP के अंदर। उसके बाद फिर क्या होगा? देखिए, इस वक्त तो IPP में तो लास्ट अभी टेक्सला में कल बहुत बड़ा इवेंट हुआ, सरवर खान साहब ने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, और फवाद चौधरी भी अगर उस एजेंडे के ऊपर आते तो अभी वो उधर की बजाय इधर होते। ठीक है, अब जब आप एक कमिटमेंट करके आ जाते हैं, जहाँ पे जाते हैं और कहते हैं जी वो वाकई गलत था, गलती हो गई है, हम तौबा कर लेते हैं और वापस आ जाते हैं। अब जब वापस आ गए फिर आप कहते हैं मैं ट्रैक हो रहा हूँ, अच्छा मैं सोच रहा हूँ जी मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, तो चीज़ें उस तरह चली जाती है। अब आगे मैं पहले भी इसका मतलब तो फिर ये हुआ ना कि असल वो जराइम की नोयत कुछ बताई जाती है, लेकिन असल जुर्म सियासी है, और अगर आप सियासी वाबस्तगी बदल लेते हैं तो जुर्म बदला जा सकता है, खत्म किया जा सकता है। नहीं, इसमें देखिए, इसमें आप बिल्कुल जो सूरत हाल जो सामने चल रही है, इसको अगर वाज़े तौर पे आप देखें, इसके सारे तनाजुर में आप देखें तो उसमें बिल्कुल चीज़ें सामने नज़र आ रही है कि अगर आप एक 2018 में जो हुआ नवाज शरीफ के साथ, उनकी पूरी टीम के साथ, वही कुछ अब दोहराया जा रहा है चेयरमैन PTI उनकी पूरी टीम के साथ। आपने वो केस, मैंने वो केस नवाज शरीफ साहब को कवर किया हुआ है, आपने वो केस कवर किया हुआ है, मैंने वो सारा जो हुआ वो सारा कुछ बिल्कुल अपनी आंखों के सामने देखा हुआ है। नवाज शरीफ के साथ, लेकिन एक खालिद जिम्मेर साहब बात कर रहे थे भुट्टो के साथ क्या हुआ था, ये सारी सियासी जो एक फर्क है 2018, 2013 या 2007-8 और इस वक्त का, वो चौधरी ज़हूर इलाही की फैमिली को सारे सियासी खानदान बड़ी इज्जत की नज़र से देखते हैं, ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसे ही है वो, ठीक है, बड़े मोद। अच्छा, ये 2018 में क्या ऐसा हुआ था कि
उन सियासी ख़ानदानों को जिनकी फैमिलीज सियासत से कहीं उनका दूर दूर का तल्लक नहीं है, घरेलू ख़वातीन है, अब चौधरी ज़हूर अलाई की 3 बेटियों के घरों में 3 दिन रात को छापे पड़ते हैं और उनको पूरे घर खाली किए जाते हैं। तो ये कभी किसी ने सोचा नहीं। एक ज़माना था, आपको याद होगा, इस्लामाबाद के अंदर कुछ जर्नलिस्टों ने भी अज़हर सुहेल मरहूम साहब के साथ बड़ी कुछ सख्ती हुई थी, तो जाके लोग पनाह लेते थे चौधरी शुजात के घर में या चौधरी ज़हूर अलाई के घर में। अच्छा, यहाँ पे जो है कि इज़्ज़त महफूज होगी, लेकिन अब तो वहाँ पर भी महफूज नहीं। ये मेरा ख्याल है 2018 या उससे पहले नहीं होता था। जवेद शहजाद साहब। जी, मैं बिल्कुल, आपने चौधरी ज़हूर अलाई साहब का रेफरेंस दिया, लेकिन आप ये रेफरेंस देना भूल गए कि एक आर्मी चीफ की जो भतीजी है वो भी 9 मई के वाक़यात के बाद, ठीक है, वो भी जेल के अंदर है। ठीक है, मेरा ख्याल है, देखें, नवासी, अच्छा, उनकी नवासी भी अभी अंदर है। अच्छा, आपका क्या ख्याल है कि उसके ऊपर प्रेशर नहीं आया होगा? लेकिन देखिए, कानून की नज़र में और कानून की ऐनक जो है वो खालिद जमील के लिए अलग नहीं हो सकती। आपने भी भुगता है ना, है, आपने भी भुगता है, और कानून की नज़र में आप भी बराबर हैं, मैं भी बराबर हूं। और ये चौधरी बरादान हो या अपना बिशारत साहब हो, तो मेरा ख्याल है कि कानून की बालादस्ती तब भी होगी जब इक्वल हो गए। मैं इत्तेफाक करता हूँ सर, एक नई चीज़ जो डेवलप हुई है वो ये हुई है कि फवाद चौधरी साहब के जो भाई है, उनसे मेरी बात हुई थी आज, वो कह रहे थे कि हम फवाद चौधरी के लिए ज़मानत के लिए जो है ना वो अप्लाई नहीं करेंगे। मैंने पूछा क्यों? उन्होंने ये कहा जी कि हम उन्हें लेकर बाहर आएंगे तो बाहर किसी और केस में जो है। अच्छा, असद कैसर के केस में बड़े, अच्छा, ये तो पहले नहीं था। आज असद कैसर साहब के केस के अंदर बड़े इंटरेस्टिंग ये है कि इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया कि एंटी करप्शन केपी को मतलूब है वो, और यहाँ पे जुडिशल कर दिया गया। अब पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर हुई है, तो वहाँ पे एंटी करप्शन डिपार्टमेंट या जो सरकारी वकील है वो कहते हैं जी वो तो इस्लामाबाद के हदूद के अंदर है कि अभी हम तो वहाँ नहीं जाते या उधर नहीं करते। तो उन्होंने दरखास्त दी हुई है जी कि उनको स्वाबी शिफ्ट किया जाए। तो केपी वाले अभी उनको लेने को तैयार नहीं है, यहाँ पे पकड़ के उनको जेल भेज दिया गया। तो ये सिचुएशन मेरा ख्याल है पहले नहीं होती थी। केसेस होते थे, क्लियर होता था केस कौन सा है, उसके अंदर आपकी अगर जमानत हुई है ठीक है, नहीं हुई है तो आप भुगत रहे हैं, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। ये सिलसिला पहले नहीं था। आखिरी चीज़ जवेद शहजाद मैं पूछूंगा, फिर हम प्रोग्राम का टाइम खत्म हो रहा है, कि ये अली नवाज मलिक या आमिर डोगर पकड़े गए हैं, आप क्या देख रहे हैं कि क्या ये अदालत में पेश होंगे या किसी मीडिया हाउस के अंदर होंगे या प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी या IPP से बरामद होंगे? देखिए, ये तो आपको वही बता सकते हैं जो उनको लेके गए हैं, जिन्होंने पेश कब करना है या कैसे लाएंगे। कोर्ट में आएंगे या जो केसेस हैं, जो केस बन चुके हैं या जो केसेस और हैं उसके आगे। लेकिन मैं जैसे जो खबरें आ रही हैं ना कि नई लिस्टें भी बन गई हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, लाहौर से भी हैं, फैसलाबाद से भी हैं, तो नई लिस्टें भी बनी हैं। और जो वाक़यात जैसे जैसे कहते हैं कड़ियों से कड़ियाँ मलाई जा रही हैं, कौन किसके साथ है जी, खालिद जमील साहब किसके साथ हैं जी, ये जो नई लिस्टें बनी, आप किसके साथ, ये 9 मई के वाले से बनी है, जो वाक़यात रुनमा हुए हैं ना, तो उसमें जब कोई बंदा अरेस्ट है वो डिस्कस करता है जी, आप उनके बयान नाम जो सामने आते हैं वो होते हैं। शेख रशीद का नाम भी शायद उस सिलसिले में है। आज का जो शहजाद बहुत शुक्रिया आपका, बिशारत राजा आपका भी। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का यहाँ वक्त खत्म होता है। खालिद जमील दीजिए, अल्लाह हाफिज़।